तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो से मैं बनाते आ रहा हूँ। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। साथ ही साथ अलग अलग चैप्टर से मैंने अलग अलग क्वेश्चन लेकर बताया है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर आपको याद है, कौन सा चैप्टर याद नहीं है। याद नहीं होगा, थोड़ा सा धुंधलापन होगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट मतलब समय लगेगा और इसमें देख लीजिएगा तो आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें आप भूले हुए होंगे आपको रिमाइंड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो थोड़ा सा वास्ट भी होगा, और जो लोग बिल्कुल नया इस चैप्टर से हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको बिल्कुल आसानी तरीके से हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अभी फिलहाल एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जो लोग भी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जाने से पहले आप भैया इसको ध्यान रखिएगा। 2-4 प्रश्न हो सकता है कि कहीं इसमें से आ जाए, आएगा तो नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इनफ नहीं है। ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे कलेक्ट किए ये आपके लिए इनफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसी टाइप में से आपसे पूछा जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो आपका परसेंटेज चैप्टर आएगा करेगा, परसेंटेज आएगा, डिस्काउंट चैप्टर आ जाता है, लाभ हानि आता है, ये सब बहुत सारे चैप्टर है जो गणित में, अंक गणित में जो कि आपको आता ही आता है। उसी में से ना क्वेश्चन बनता है, छोटा बने बड़ा बने, लैंग्वेज चेंज करके बने, यही तो बनता है। लेकिन वो इससे आप वाकिफ रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इससे आप चाहेंगे कि बच जाए, नहीं बच पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर दिया है 20% एवं 15% का क्रमिक छूट बताएं। तो क्रमिक छूट आ गया, अब हम कहाँ चले आ गया, हमने आ गया किसमें, बट्टा में। बट्टा वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, वैसे मैं पढ़ाया हूँ लूसेंट प्राथमिक गणित का जो बेस है वो बहुत छोटा बेस है। लेकिन अब हम चालू करेंगे जो किताब, उसको हम अनाउंसमेंट भी करेंगे कि कौन सा किताब का सॉल्यूशन करने वाले हैं और कौन सा चैप्टर सबसे पहले शुरू होगा। ठीक है, तो वो तो खैर अलग की बात है। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 20%, 15% क्रमिक छूट बताए। तो जब भी छूट वाला चैप्टर में पढ़िएगा, डिस्काउंट वाला, तो उसमें छूट का एक समतुल्य छूट होता है। समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है, समतुल्य छूट। अगर किसी वस्तु पर 2 छूट दिया जा रहा है क्रमिक रूप से, पहले कुछ छूट दिया जा रहा है, फिर उस पर जितना पैसा बचा है उसका फिर कुछ छूट दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, समतुल्य छूट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि किसी वस्तु पर क्रमिक छूट 2 दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे 20% और 15% दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 20 और 15 35 जोड़ कर देंगे और डायरेक्ट जितना अमाउंट होगा उसका 35% निकाल देंगे। गलत हो जाएगा। नहीं, क्रमिक छूट का मतलब ये होता है कि पहले जितना वस्तु का मूल्य था उसका पहले 20% निकालिए, जो रुपये बचेगा फिर उस शेष का फिर 15% निकालिए। तो इसको हम 2 बार कैलकुलेट न करते हुए हम सिंपल एक ही बार में कैलकुलेट कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 या 2 से अधिक जितने भी परसेंटेज होता है किसी वस्तु पर, जितने भी छूट दिया जाता है, सबको सम्मिलित रूप से 1% बना लिया जाता है, उसी को समतुल्य छूट कहते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का समतुल्य छूट 1% के रूप में छूट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है, ये फार्मूला आता है। इसी फार्मूले पर हम जितने भी समतुल्य छूट ज्ञात करने होते हैं सबको ज्ञात कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 20% दिया है ना, तो पहले वाले को x के स्थान पर 20% रखेंगे, दूसरे वाले को 15%, और फार्मूला पर सिंपल कर देना है, यानी फिर यहाँ पे हम कर देंगे 20 × 15 और बटा कर देंगे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 25 100, 5 × 3 15, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 20 35, 35 में से घटा देंगे, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 घटा देंगे तो ओवरऑल 32%। अगर किसी वस्तु का दाम कुछ दिया रहेगा और इसमें ये क्रमिक रूप से 2 छूट दिए रहेंगे तो 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल हमें क्या कर देना है, सिंपल जो भी अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट का 32% निकाल दीजिएगा, आपका छूट दे होकर सब आपका दाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछता है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आ भी जाए, इसलिए एमटीएस वाले पर बोलो ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है, एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। ठीक है, भर सकता है, तथा दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरा तरह से भर सकता है।
यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो नल को भरने में कितना समय लग जाएगा पूरा पूरा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो कि हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क का ये बेसिक एकदम है फार्मूला, ठीक है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे में कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे में कर देता है, तो दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो काम कितने देर में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम बनाते हैं तो सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नल काम कर रहा है, ठीक है, इसमें नल काम कर रहा है, उसमें आदमी काम करता था, इसमें नल काम कर रहा है, काम दोनों काम ही से बोध हो रहा है दोनों प्रश्न में, ठीक है। तो ये जल और देखकर, ये नल और जलाशय देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाना है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दो व्यक्ति एक साथ मिलकर दो व्यक्ति से काम करवाना हो या दो वस्तु से काम करवाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल होता है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस फॉर्मूला से दोनों साथ मिलकर, अगर कोई ए है कोई बी है तो दोनों साथ मिलकर जब भी काम करेंगे तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, दोनों को पहले गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको फार्मूला से हम क्या कर देंगे, पहला 6 घंटे में भर रहा है तो पहले के लिए एक्स मान लेते हैं 6 घंटा, दूसरा कितना में भर रहा है, दूसरा 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तो दूसरे को 8 लिख देते हैं, और नीचे क्या करना है, इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, यानी 6 प्लस 8 कर देना है, सिंपल। तो ये कितने देर में भर जाएगा, कितना देर लगेगा, दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो सिंपल क्या करेंगे, ये 6 गुना 8 हो जाएगा, बटा में 8 6 14 हो जाएगा, इसको काट देंगे, कटने वाला है तो ये 3 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14 और हमारा 8 3 के 24 बटा 7 हो जाएगा, ठीक है। 24 बटा 7 हो गया, इसको भाग करेंगे तो 7 3 21 और 3 24 और बटा 7, यानी ओवरऑल 3.3 बटा 7 आपका घंटा लग जाएगा। दोनों अगर एक साथ खो दिए जाए तो उस हाउस को भरने उस जलाशय को भरने के लिए कितना समय लगेगा, 3.3 बटा 7 घंटा। आशा करते हैं समझ गए हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए इतना बड़ा बड़ा तो देखकर नहीं घबराना है, बस देखकर आपको समझना है कि इसमें कह क्या रहा है। लंबा लंबा भाषण करने से नहीं होता है, इसका मेन उद्देश्य मेन रहस्य जो कह रहा है उस पर फोकस करना है। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन देख लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दीजिए इसको, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है बी ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए की उम्र x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, और बी की उम्र y वर्ष मान लेते हैं। अनुपात दोनों का दे दिया गया है, दोनों का वर्तमान अनुपात दिया गया है क्या, यानी x बटा y का a और b का अनुपात दे दिया गया है, यानी a को हमने x वर्ष माना है वर्तमान में, y को b को y वर्ष माना है, तो दोनों का अनुपात दिया है 4:3, यानी 4/3 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर समीकरण बनाएं हम तो 3x हो जाएगा अब बराबर ये 4y इधर हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो 3x - 4y बराबर 0 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, कह रहा है कि पहले 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। 6 साल पहले, तो 6 साल पहले यानी पहले अगर x की उम्र वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 6 साल पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी, x - 6 वर्ष हो जाएगी ना। और उसी तरह से जब a 6 साल पहले बैक में चला जाएगा तो b भी तो 6 साल पहले जाएगा, तो b का उम्र क्या है, y वर्ष, तो y - 6 कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि 6 साल पहले a की उम्र b की दुगनी थी, तो b की दुगनी थी तो हम b में 2 से गुना कर देंगे तब न बराबर होगा, ये दोगुना रहेगा तब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा x - 6 = ये 2y - 12, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। अब सिंपल यहाँ से इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 2y हम रख सकते हैं, 2y को इधर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और इसको करेंगे तो -12 + 6 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x - 2y = -6, इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल क्या है, x - 2y दिया है ना, तो यहाँ पे इसको कितना से गुना कर दिया जाए कि ये कोई एक पद कट जाए, तो यहाँ 2y है, यहाँ पे 4y है, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये आसानी से कट जाएगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसी में 2 से गुना करके यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो -4y हो जाएगा,
और फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तभी ये दोनों पद कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा, घटेगा तो x बच जाएगा और यहाँ घटेगा तो ये तो 12 है ही, तो x बराबर 12 वर्ष हो गया। यानी x की उम्र, x किसको हमने माना था, x हमने a की उम्र माना था, यानी a की उम्र 12 वर्ष आ गई। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि b की वर्तमान उम्र क्या हुई, तो b की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो वर्तमान उम्र हम कैसे निकाल पाएंगे, वर्तमान उम्र किसी भी समीकरण में हम a और b का मान रख देंगे, वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या, a का उम्र 12 वर्ष निकाल दिया है, तो b का उम्र इसी समीकरण में रख देते हैं, क्या है 3x माइनस 4y बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया है 12, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो ये 36 इधर चला जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, इधर माइनस 4y बचा है तो डायरेक्ट y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 से भाग करेंगे 4 9 36, यानी माइनस माइनस भी कट जाएगा और 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 वर्ष जो होगा b की उम्र हो जाएगी। b की उम्र कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष, और इस a की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, b का अगर पूछे तो 9 वर्ष आंसर हो जाएगा, अगर a की उम्र पूछे तो 12 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये उम्र वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उम्र वाला क्वेश्चन से बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान पूछता भी है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात थी, इसलिए थोड़ा सा विस्तार हमने करके बता दिया। चलिए, इसका कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझकर जल्दीबाजी में आप कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था 3 नंबर, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए लगातार सम संख्या जब पूछे ना, लगातार n सम संख्या का औसत जब भी पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, n+1 होता है। ठीक है, जब भी लगातार सम संख्या का औसत पूछता है तो n+1 कर देते हैं और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, n हमारा 40 पूछ रहा है, 40 लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 40 में हम 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 41 आपका औसत हो जाएगा, यही आंसर होगा। बेसिक से समझना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर पाएंगे। अगर हम लिखें लगातार बोल रहा है तो शुरू से, यानी कह रहा है और सम संख्या है, तो सम संख्या शुरू से कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। तो हम सिंपल लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, हम 40 पद तक लिखना पड़ेगा। तो 40 पद तक जाने के लिए उसके दोगुना जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 का आता है। तो सम संख्या में डिफरेंस बीच में 2 का हो रहा है, तो 80 तक हम जाकर लिखेंगे ना, तब ये टोटल गिनेंगे तो हमारा 40 पद होंगे। ठीक है, तो लगातार 40 सम संख्याओं का इस तरह से अगर औसत, ये कंसेप्ट है, इस तरह से निकालना चाहते हैं तो हम क्या जानते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं। किसी भी संख्या का अगर लगातार क्रमिक रूप से कोई संख्या दी गई है, क्रमागत संख्या कोई होती है, तो उसमें हम उसका औसत किस प्रकार से निकाल लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके निकाल देते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा से। तो ये क्या करेंगे, इसका अब औसत पूछ रहा है तो इसका औसत निकाल दीजिए, और नहीं तो आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बेसिक समझना चाहते हैं तो ये समझ लिए, फर्स्ट कर दिए और लास्ट कर दिए, अब बटा में 2 कर देते हैं तो ये हमारा औसत निकल जाता है। तो ये 80 तो 82 हो जाएगा, अब बटा 2 करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। इस तरह से भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आसान भी है, और मौका पर जब आ जाएगा तो बनबे नहीं करेगा, तो आसान किस बात की है ना। तो इसलिए आसान को आसान और छोटा को छोटा समझने की गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 लगातार संख्याओं को ज्ञात करें जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है।
हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, लेकिन दो लगातार संख्या लेना है। तो लगातार संख्या क्रमिक संख्या क्या होती है? लगातार संख्या क्रमिक संख्या जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 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 समान हो, तो वही क्रमिक रूप से यह लगातार संख्याएं होती है, क्रमागत संख्या होती है। ठीक है, तो दो लगातार संख्याओं में हमें पता नहीं है, एक संख्या मान लेते हैं x है और दूसरा लगातार संख्या जब भी निकालना हो तो उसको हम तुरंत लगातार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें x + 1 करेंगे। जैसे अगर हम पूछें कि लगातार 1 से गिनते गिनिए, तो आप उसमें 1 2 3 4 5 6 कहेंगे, यानी उसमें प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में एक एक जोड़ रहे हैं, यानी सेम डिफरेंस को जोड़ रहे हैं, तो वो क्रमागत हो जाती है लगातार। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया x, दूसरा उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो x + 1 आएगा, उसमें 1 जोड़कर। अब कर रहा है दोनों संख्याओं को ज्ञात करें जिनका गुणनफल मतलब ये पहली संख्या और इसके ठीक बाद की क्रमिक संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा है ना, बोला है जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से, तो हमने इसको छोटी संख्या माना है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो इससे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी ना। तो छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करने पर ये छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, तो वर्ग करके 9 जोड़ देंगे, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा पता चल जाएगा कि वो क्रमिक रूप से छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा और ये x हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 9 हो जाएगा। इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो x² - x² कट जाएगा, यानी यहाँ पे हम काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या गया, x बच गया, x = 9 बचा, यानी छोटी संख्या जो हमने x माना था उस x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, और इसके बाद वाली संख्या जो बड़ी होगी वो कितनी होगी, x + 1 होगी, तो वही लगातार संख्या हो जाएगी, तो x + 1 का वैल्यू निकाल देंगे, 9 + 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यानी वो दोनों क्रमिक संख्याएं जो होंगी जिनमें छोटी संख्या 9 होगी और बड़ी संख्या 10 हो जाएगी, तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं ये समझ में आ गया, कोई बात नहीं है, छोटी छोटी कंसेप्ट हैं लेकिन समझने वाली बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 5/7, 7/8, 8/9 का लघुत्तम समप्रत्यय ज्ञात कर देना है। तो लघुत्तम समप्रत्यय जब भी भिन्न वाला ज्ञात करना होता है ना, वैसे तो आप जानते हैं लघुत्तम समप्रत्यय अगर संख्याओं वाला होता है, मतलब सिंपल संख्या वाला होता है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं या तो पहाड़ा का सहारा लेकर, नहीं तो आप बेसिक जो जानते हैं गुणनखंड करके उसके सहारे आप एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको फ्रैक्शन वाला एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन वाला जब भी आता है ना, तो जैसे 5/7 कह रहा है, 7/8 बोल रहा है, फिर 8/9 बोल रहा है, इन सब का एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम निकालकर हर के एचसीएफ से भाग कर देते हैं। तो जब भी अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे ना, तो हमेशा अंश का हम एलसीएम निकाल देते हैं। अगर यहीं पे एचसीएफ करने के लिए बोले तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, जो बोलता उसी का अंश वाले को निकाल देते और बाकी उसके विपरीत नीचे वाले का निकाल देते हैं। जैसे इसमें एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये किसी कॉमन नहीं है, तो ये सब गुना हो जाएगा, 5 × 7 × 8 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या करेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ अगर हम निकाल लें तो वैसे हमें 1 दिख रहा है, लेकिन आपको हम बताएं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें देख लेते हैं कौन सी है, 7 है, इस 7 से बड़ी संख्या में भाग करते हैं तो ये 1 बार में जाएगा, 1 बचेगा, और फिर यहाँ 9 है, 9 से भाग लगा देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी ओवरऑल एचसीएफ जो आ रहा है ये 1 आ रहा है। तो ठीक है, तो एचसीएफ बराबर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक है, और भाग कर देंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर वो संख्या उसी तरह से रह जाती है। यानी ये गुणनफल के रूप में हम तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 7 7 × 28, 280 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 से इसमें भाग कीजिएगा तो वही संख्या रह जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वैसे तो बहुत छोटे हैं लेकिन समय पर अगर बन जाए तो ये छोटे कहे जाएंगे, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि छोटे हैं, लेकिन समय पर अगर बन जाए तो समझिए कि सही बात है, और नहीं तो दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।